किसी भी संस्कृति की प्रगति का प्रतीक वहाँ का भाषा और साहित्य होता है। उस समाज की संस्कृति और समाज के द्वारा उस समय जो भी भाषा होती है या जो साहित्य की रचना होती है, उसका अध्ययन करके उस समाज के बारे में एक हम अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। उस समाज के आधार को, समाज के नैतिक नियम, अन्य चीज़ों को और समाज में जो प्रथा है उसको समझ सकते हैं। ठीक है। इस श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस श्रृंखला का ये 20वां वीडियो है। इसमें उत्तर प्रदेश में भाषा और साहित्य के विकास को लेकर के अध्ययन किया जाएगा। भाषा, सार्थक शब्दों का एक समूह को भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा एक सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। मतलब भाषा क्या है कि भाषा एक संचार का माध्यम है। ठीक है। एक लाइन में कहें तो भाषा इज ए मीडियम ऑफ, मतलब भाषा एक संचार का ऐसा माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस भाषा को जिस संकेतों में लिखा जाता है, ठीक है, उस संकेत को लिपि कहा जाता है। संस्कृत देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। मतलब संस्कृत देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। मतलब संस्कृत के प्रयोग का आदि सबसे प्राचीन प्रमाण आप देखें तो ऋग्वेद में मिलता है। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक लौकिक संस्कृत, ठीक है, जो लौकिक संस्कृत आपके 10,000 ईस्वी के बाद, ठीक है, मतलब 10,000 बिफोर सेंचुरी, मतलब बीसी के बाद। और जो वैदिक संस्कृति का वो 1500 से लेकर के, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास जो वैदिक संस्कृति है। ठीक है। वैदिक संस्कृति का जो कार्यकाल था ऋग्वेद का, उसमें 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास जो भी संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत भाषा को, उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। 1500 से पहले और 10,000 के बाद, मतलब 10,000 के बाद और 1500 के बीच की जो भी संस्कृत भाषा में विकास हुआ है उसको हम लौकिक संस्कृति कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। कह रहा है जो हिंदी संस्कृत है, ठीक है, हिंदी हो गया, संस्कृत भाषा हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, नेपाली, ठीक है, भाषा जो कि देवनागरी लिपि, ठीक है। अभी हम बताएं लिपि क्या होगा। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उसको लिखने के लिए जिस संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसी संकेत को हम लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास जो कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। देवनागरी की लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले आर्यों के द्वारा किया गया था। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है कि 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसको हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पाली प्राचीन संस्कृत जो है कि 600 इस बीसी से, ठीक है, बिफोर सेंचुरी, प्रथम शताब्दी तक, मतलब जो पाली संस्कृत भाषा है उसको 600 बीसी से प्रथम शताब्दी तक, प्राकृतिक प्रथम शताब्दी से लेकर के 800 ईस्वी तक, एडी एना डोमिनी कहते हैं इसको, जिसको ईस्वी लिखिए या तो इंग्लिश में लिखना हो तो एनो डोमिनी या एडी लिखा जाता है। अपभ्रंश 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, मतलब कहने का जो मध्यकालीन आर्य भाषा था उसको 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पाली प्राचीन संस्कृति 600 बीसी से लेकर के प्रथम शताब्दी के आसपास, जो प्रकृति था वो प्रथम शताब्दी, ठीक है, मतलब जो प्रथम शताब्दी था वहाँ से लेकर के 800 ईस्वी तक। जो अपभ्रंश काल का भाषा है वो 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। पाली भाषा की, पाली भारत की प्रथम देशी भाषा है। ठीक है। कहने का मतलब है जो पाली है भारत की प्रथम देशी भाषा थी। इसे ही प्राचीन प्राकृत भाषा गौतम बुद्ध ने अपनाया था, उपदेश पाली में दिया था। ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, अपना प्रचार प्रसार उस समय आम लोगों की जन भाषा थी, उसमें पाली में प्रचार प्रसार करते थे। जैन महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत, ठीक है, प्राकृत या कई अर्धमागधी भाषा लिखता है। ठीक है। इसको प्राकृतिक लिखे या अर्धमागधी भाषा लिखे तब घबराइएगा नहीं, इसी को ही कहते हैं। ठीक है। अर्धमागधी, अर्धभाग मागधी भाषा का है या प्राकृत भाषा का है, दोनों की चीज़ उपनाम इसका है। ठीक है। मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, जो बौद्ध धर्म अपना प्रचार प्रसार करते थे वो लोग प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में, और जैन धर्म जो भी प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं, जैन तीर्थंकर वो लोग अपना अर्धमागधी कहिए तो प्राकृतिक भाषा कहिए। देखिए जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है, उस संगीति में ये लोग पाली को छोड़ करके संस्कृत अपना लेते हैं। मतलब पहले इनके ग्रंथ वगैरह जो भी लिखे जाते थे सब पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है तो उस समय
ये लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म वाले, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध और इनके जो भी अनुयायी वगैरह थे, ठीक है, मतलब इनके जो संगठन था उस समय, गौतम बुद्ध तो 483 ईसा पूर्व में ही उनका देहावसान हो जाता है। तो इस समय ये लोग संस्कृत भाषा को अपना लेते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा को कब अपनाते हैं? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ध्यान दिएगा, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है उसमें ये लोग संस्कृत भाषा को अपना लेते हैं। ठीक है? जो अपभ्रंश का मतलब हिंदी का जो विकास हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। किसी भी भाषा का विकास जो कि एक क्रमिक रूप से होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा से आपका पाली बन के आता है, ठीक है, अपभ्रंश से टूटता फूटता है। पाली से फिर प्राकृतिक बन के आता है, प्राकृतिक से फिर एक अपभ्रंश भाषा बीच में आती है। अपभ्रंश के बाद अवहट आता है, फिर प्राचीन हिंदी आ जाता है, ठीक है। ये हिंदी भाषा के मतलब जो हिंदी भाषा है वो विकास का क्रम है। सबसे पहले प्राचीन भाषा संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली हो गया, पाली के बाद प्रकृति हो गया, प्रकृति के बाद अपभ्रंश आता है, अवहट आता है, फिर प्राचीन हिंदी आता है। ये क्रम एक बार पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी के किसी एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है, देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग होता है। अगर हम कहें राजभाषा मतलब उस राज्य के जो कार्य करने की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, उसको राजभाषा कहेंगे। ठीक। राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे एक राष्ट्र की भाषा होगी, ठीक है, मतलब उसमें पूरे राष्ट्र का एक कम्युनिकेशन होगा। राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, मतलब जो आप सरकारी तंत्र, ठीक, के द्वारा जो या कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य के कम्युनिकेशन करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको आप राजकीय या राजकाज भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा, ठीक है, वह राजभाषाएं शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग हमने अपने संविधान में नहीं किया हुआ। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को राज्य की भाषा कहा गया है। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में हिंदी उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली जो प्रथम उत्तर प्रदेश की दो अपनी राज्य की भाषा है, ठीक है, राजभाषा है। पहला जो अक्टूबर 1949 ईस्वी में हिंदी को अपनाया गया था, ठीक है, उसके बाद फिर उर्दू को अपनाया गया था, ठीक है। 1989 में उर्दू को अपनाया गया था। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश की प्रथम कार्यकारी भाषा है जो कि 26 जनवरी 1968 ईस्वी, मतलब कह रहा है कि जो हिंदी को कार्यकारी कार्यालयों में प्रयोग करने के लिए हिंदी को, देखिए उत्तर प्रदेश का जो भी कार्य आप देखेंगे सब हिंदी में ही होता है, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, ठीक है। जो 14 सितंबर किसी हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए मतलब 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में अपनाया जाता है। भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा जो है, देखिए, मॉरिशस में, सूरीनाम, फिजी और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नेपाल, गुयाना में बोली जाती है, ठीक है। जो सूरीनाम है, ठीक है, सूरीनाम और मॉरिशस, ठीक है, सूरीनाम में तो पूरी तरह भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। सूरीनाम में जैसे हम अपने यहाँ भोजपुरी बोलते हैं ऐसे सूरीनाम में भी भोजपुरी चलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये ऊपर आपसे मैं चर्चा कर चुका हूँ। मतलब 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण 1987, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, इनको याद रखिएगा, इनका नाम पूछा गया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक अंग्रेजी अधिकारी थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी भाषा का मतलब भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। इस पुस्तक में हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली 5 भागों में वर्गीकृत किया है। मतलब हिंदी क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसको 5 भागों में ये वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। जिन्हें उपभाषा कहते हैं, ठीक है। उपभाषाओं के अंतर्गत 18 भाषाएं हैं, ठीक है। भाषाओं की संख्या जो है कि 18 है। कितने, एक भाषा हो गया, उस भाषा के अंतर्गत कई भाषा जैसे बोली होती है, जैसे खड़ी बोली, ये भी हिंदी का भाग है। राजस्थानी देखिए हिंदी का भाग है, ठीक है। इस तरह से करके ब्रज है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी, ये सब के सब हिंदी के ही भाग हैं। मतलब हिंदी की उपभाषाएं हैं। देखिए, जो 18 उपभाषाएं हैं, ठीक है, इनको ये कहा कि 5 क्षेत्रों में विभाजित किए। 5 क्षेत्रों में मतलब पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। जो पश्चिमी हिंदी था उसमें खड़ी बोली जिसको कौरवी हम कहते हैं, ठीक है, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, हरियाणी या बंगारवी इसको कहता है, कन्नौजी, ठीक है। मतलब जो पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, कन्नौज और बुंदेली बोली जाती है।
पूर्वी हिंदी में अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वी हिंदी है ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, एक बार सीसेट वाले पेपर में पूछा गया। पूर्वी हिंदी में अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी में जो है कि मैथिली, भोजपुरी और मगही आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी में कौन कौन से? भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और डुराती इसको कहा जाता है, और मालवी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, डुराती और मालवी आ जाता है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां एवं उनका क्षेत्र है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली, ठीक है, उपनाम कौरवी है। खड़ी बोली को उपनाम कौरवी के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का प्रयोग राहुल शंकरत्यायन ने अपने आस्तिक, तो ठीक है, अपने अस्तित्व में 1801 में किया था। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन की ये पुस्तक है। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन, इनका एक वर्तनी लिखने के लिए अक्सर पूछ लेता है। राहुल शंकरत्यायन का वर्तनी जो है लिखने के लिए पूछता है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली का प्रथम जो कवि है अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के सबसे पहले कवि जो थे अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली का विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास हरिऔध जी का। ठीक है, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श एवं मानक मानी जाती है। जो मेरठ में हम बोलते हैं खड़ी बोली को, ठीक, जो लोग मेरठ में इस भाषा का यूज़ करते हैं, जो वहाँ का मूल है, ठीक है, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली खड़ी बोली को आदर्श और मानक माना जाता है। क्षेत्र कौन कौन सा है? सहारण, जो खड़ी बोली जहाँ पे बोली जाती है, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बिजनौर और गाजियाबाद। ठीक है, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बिजनौर और गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी का विकास जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, जो कन्नौजी भाषा है, ठीक है, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इन क्षेत्रों में बोली जाती है कन्नौजी। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और यह जिन क्षेत्रों में बोली जाती है वो लखनऊ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कानपुर में खड़ी बोली और कन्नौजी दोनों बोली जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक उपभाषाएं बोली जाती है। जैसे कानपुर देख लीजिए, कानपुर में आपका लोग वहाँ पे कन्नौजी का भी प्रयोग करते हैं और अवधी भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कानपुर वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे ट्रांजिशन क्षेत्र होते हैं, संक्रमण क्षेत्र जहाँ पे दो या दो से अधिक या 3-4 भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कानपुर में देख लीजिए, कानपुर में अवधी और कन्नौजी दोनों बोला जाता है। रामचरितमानस, ठीक है, की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया है। फिजी में अवधी बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, फिजी में अवधी भाषा बोली जाती है। उपबोलियां गोहरा और जुड़र है। ठीक है, अवधी की जो उपबोलियां हैं गोहरा और जुड़र है। भोजपुरी शब्द सबसे पहले प्रयोग रेमंड ने किया है। ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी शब्द सबसे पहले प्रयोग रेमंड ने किया था। हिंदी भाषा में सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी का, बिहारी हिंदी का भाग है ना भोजपुरी, बिहारी हिंदी का उप बोली है भोजपुरी। ठीक है, देखिए एक बात आप समझिएगा, कहीं हम बोली कह रहे हैं, कहीं भाषा कह रहे हैं। देखिए, बोली और भाषा में अंतर होता है। ठीक है, बोली और भाषा में अंतर ये है कि अगर किसी भी बोली में, ठीक है, अगर कोई भाषा है, तो भाषा उसको तब हम कहेंगे जब उसका अपना खुद का एक व्याकरण होगा, उसमें साहित्य की रचना हो रही होगी, तब उसको भाषा कहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी भाषा में साहित्य की रचना हो रही है, मतलब अगर उसमें साहित्य की रचना आपको मिल जाए, रचनाकार उसके मिल जाए और उसका अपना खुद का व्याकरण हो, तब भाषा कहेंगे उसको। अगर नहीं, अगर उसमें व्याकरण नहीं है, उसका खुद का अपना एक सिस्टमेटिक रूप नहीं है, उसमें महाकाव्यों का या किसी भी ग्रंथ का, साहित्यों का लोग रचना नहीं करें, तो उसको भाषा नहीं, उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, ये बोली और भाषा में मूल अंतर यही है। हिंदी क्षेत्र, ठीक है, जो आपका भोजपुरी जहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भोजपुरी है। वाराणसी, जैनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आदि क्षेत्रों में ये भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, बोली और भाषा में अंतर समझ में आ गया। भाषा तब कहेंगे जब हम उसमें व्याकरण वगैरह की रचना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका एक खुद का अपना व्याकरण होगा। ठीक, खुद का अपना एक व्याकरण होगा। अगर उसमें उसका व्याकरण नहीं है, सिस्टमेटिक उसका रूप नहीं है, उसमें साहित्यों की रचना नहीं हो, तो बोली हो जाएगा।
बुंदेली का विकास जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यह क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा और उरई वाले क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा और उरई वाले क्षेत्रों में बोला जाता है बुंदेली। बाघेली क्षेत्र सोनभद्र, प्रयागराज, बादा, फतेहपुर, हमीरपुर और बालाघाट वाले क्षेत्रों में बाघेली बोला जाता है। बाघेली सोनभद्र, प्रयागराज, बादा, फतेहपुर, हमीरपुर, बादा वाले क्षेत्रों में। ब्रज भाषा के बारे में देखिए, ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। जो ब्रज भाषा जहाँ पे बोली जाती है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, बदायूं, ठीक है, के आस बदायूं, बरेली के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। तुलसीदास ने जो कवितावली एवं विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की, ध्यान दीजिएगा, जो कविताली और बिनावली है, विनय पत्रिका, ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। कवितावली और विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में स्थापित किया गया था। हिंदी गौरव पुरस्कार, ठीक है, जो इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और राशि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, ये हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में किया जाता है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषाओं के विकास एवं सर्वांगीण उद्देश्य, ठीक है, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए पाली, संस्कृत और प्रकृति, ठीक है, भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश का स्थापना किया गया। ठीक है, आप संस्कृत संस्थान नाम है मत याद रखिएगा, केवल संस्कृत भाषा के विकास में योगदान देगा नहीं, पाली प्राकृत भाषाओं के भी विकास में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान अपना योगदान देता है, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 ईस्वी को लखनऊ में किया गया था। इस संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और महर्षि व्यास पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है कि लखनऊ में 24 दिसंबर 1994 ईस्वी में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ 24 दिसंबर 1994 भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में उल्लेख भाषाओं का प्रचार और प्रसार करने के लिए। ठीक है, संत कबीरदास सम्मान, संत कबीरदास संस्थान उत्तर प्रदेश भारतीय संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज 29 मार्च 1927 ईस्वी को गोस्वामी तुलसीदास के सम्मान में, ठीक है, मतलब ये पुरस्कार दिया था, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और महादेवी पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदुस्तानी एकेडमी, ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज 29 मार्च 1927 को स्थापित किया था। इनके द्वारा ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो है कि लखनऊ में 1972 ईस्वी में किया जाता है। इसके द्वारा जो पुरस्कार वितरित किया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, अमीर खुसरो पुरस्कार और मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख साहित्य हैं, देखिए उन साहित्य इस क्षेत्र में कहाँ पे कौन रचना किया है उसके बारे में। रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे। महादेवी वर्मा तो फर्रुखाबाद की थी, ठीक, लेकिन इनका जो भी कार्यकाल था, जो इन्होंने अपना जीवन अधिकतर व्यतीत किया प्रयागराज में। महादेवी वर्मा कहाँ के थे? वो फर्रुखाबाद की। राहुल संकीर्त्यायन आजमगढ़ से थे। जयशंकर प्रसाद आपके वाराणसी भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वाराणसी से थे और तुलसीदास जो कि कासगंज से। अमृतलाल नागर आपके आगरा से हैं, ठीक है, ये पूछा गया, अमृतलाल नागर कहाँ से? आगरा से थे। यशपाल, ठीक है, यशपाल जो कि फिरोजाबाद के थे। हरीश वंश राय बच्चन ये भी प्रयागराज से हैं। मैथिली शरण गुप्त झांसी के थे, मैथिली शरण गुप्त झांसी के थे। जैनेन्द्र मिश्र अलीगढ़ से हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये रायबरेली के। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी आपका रायबरेली से थे। उत्तर प्रदेश स्थापत्य एवं मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा आप देखिए इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन काल में जो स्थापत्य कला, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। ठीक है, स्थापत्य कला का मतलब हो गया कि जो मूर्ति निर्माण की कला हो गई, ठीक है, भवन वगैरह हो गए, ठीक है, इसको स्थापत्य कला के अंतर्गत रखा जाता है। भवन, मंदिर, मस्जिद आदि जो भी निर्माण करने की जो कला है उसको स्थापत्य कला में हम रखते हैं। करेक्ट, राज्य से प्राप्त स्थापत्य कला के
प्राचीनतम अवशेष जो कि मौर्यकालीन है, ठीक है, जो सबसे प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में जो स्थापत्य कला के अवशेष प्राप्त हुए मौर्य काल के हैं, जो चुनार के बलुआ पत्थरों के द्वारा निर्मित है। मध्यकालीन, जो मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश संस्थान कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित है, मतलब एक ही पत्थर को काट करके सिंह का स्तंभ बनाया गया है, जो सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सिंह, ठीक है, एक चतुर्मुखी है, मतलब चार मुख है, मतलब एक चार शेर उसमें पीठ से पीठ दशा करके सटा करके चार दिशाओं में बैठे हुए हैं। स्थिति मतलब सारनाथ में है, अशोक बनवाता है, ठीक है। ऊंचाई जो कि 2.1 मीटर बलुआ पत्थर से है, इसकी ऊंचाई जो है, हाइट कितनी है, 2.1 मीटर है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को याद दिलाता है, मतलब गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश जो सारनाथ में हुआ था उसको याद दिलाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। 4 पशु हैं, ठीक है, उसके नीचे एक पट्टी बनी, उस पट्टी पे 4 पशु हैं। एक बैल है, वृष जिसको कहते हैं, सिंह शेर है, घोड़ा है और एक हाथी है। धमेख स्तूप की स्थिति सारनाथ वाराणसी में है। निर्माता अशोक जो है कि 249 बीसी में किया था। स्तूप का आधार जो है कि 28 मीटर, ठीक है, स्तूप का आधार 28 मीटर, ऊंचाई 43.6 मीटर, ठीक, जो कि आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से पत्थर तथा ईंटों से निर्मित है। धमेख स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, जो आपका ऋषिपत्तनम सारनाथ, ठीक है, सारनाथ को ऋषिपत्तनम या हिरण पार्क कहता है, ठीक है, कहीं हरिण पार्क भी लिखता है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को प्रवचन दिया था। ये उनके 5 शिष्य थे जो इनको नास्तिक कह करके छोड़ गए थे। धर्म रक्षिका स्तूप स्थिति जो कि सारनाथ में, ध्यान रखिए, धर्म रक्षिका स्तूप कहाँ पे, सारनाथ में। इस स्तूप का आकार मौर्य काल व गुप्त काल के अन्य स्तूपों की भांति जो है कि वर्गाकार नहीं है, अपितु यह गोलाकार है, ठीक है। धर्मरक्षित स्तूप की यह खासियत है कि यह गोलाकार है, इसके पहले जो भी स्तूप वगैरह बनाए जाते थे वो वर्गाकार था। ऊंचाई जो है 39 मीटर है और व्यास 13.49 मीटर है। स्तूप की समूची वेदिका का निर्माण एक ही पत्थर को तराश करके किया गया है। बनारस के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने इस स्तूप से ईंटों को निकाल करके किसी दूसरी जगह ले गए थे, ठीक है, कलाकार आदमी होगा। साथ में चौखंडी का स्तूप कहाँ पे है, सारनाथ में है। करके यह भगवान बुद्ध और उनके शिष्य, ठीक है, बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान मिला हुआ था, ठीक है। जो चौखंडी का स्तूप है सारनाथ में मिला हुआ है, बुद्ध और उनके शिष्यों की बोध गया यात्रा के दौरान यह मिला हुआ है। देवगढ़ का दशा और देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला देवगढ़, ठीक है, ललितपुर है, मतलब देवगढ़ का जो दशा अवतार मंदिर है वो आपका कहाँ पे है ललितपुर में। भगवान विष्णु को समर्पित है, यह जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है, ठीक है। पंचायतन शैली आपको बताए थे, एक मुख्य मंदिर होता है, ठीक है, एक मुख्य मंदिर होगा और उसके चारों तरफ, उसके चारों कोने पे जो उस मंदिर का प्रांगण होगा वहाँ पे छोटे छोटे 4 मंदिर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसी को पंचायतन शैली कहा था, ठीक है। पंचायतन शैली में मतलब एक मुख्य देवता का मंदिर होगा और उनके 4 सहायक मंदिर छोटे छोटे बना दिए जाएंगे, उसी को चारों कोने पर पंचायतन शैली कहा जाता है। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसका शिखर का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसके शिखर का निर्माण किया गया। देखिए जो अशोक के समय या उसके पहले जो भी कई मंदिर वगैरह के प्रमाण मिले, मंदिर का अधिकतर तो विकास काल गुप्तों के समय होता था, लेकिन जब स्टार्टिंग में शुरू में जब मंदिर बनना प्रारंभ होगा तो उसके छत पिरामिड नुमा नहीं होते थे, सपाट छत जैसे होते, जैसे आज हमारे छत है, ठीक है, घरों के छत है, उस तरह से मंदिर के छत बनाए जाते थे। बाद में इसमें पिरामिड बनने लगे। भीतरगांव मंदिर जो है कि ये कानपुर में ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर है, पूछा गया है। कहोम मंदिर स्थिति देवरिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसका निर्माता स्कंद गुप है, ठीक है। कहोम मंदिर कहाँ पे, देवरिया उत्तर प्रदेश में, अशोक के द्वारा निर्माण किया जाता है। यह 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कहोम मंदिर से, ठीक है। मध्यकालीन स्थापत्य कला जो कि अगले वाले वीडियो में देखेंगे।